नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ पहले की भांति एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो आज हमारे आने वाला जो नया साल जब हमारा प्रारंभ हुआ तो जहाँ हम एक और प्रकृति के प्रकोपों को फेस कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक अंतर्द्वंद और सियासी हलचल कहीं न कहीं हमारे लिए चिंतन का, चर्चा का और विश्लेषण का एक आधार बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी घटना घटित होती है या होने वाली होती है तो उसके लिए कई प्रकार की मानसिक स्थितियां, मंतव्य, विचारधाराएं बाजार में हिचकोले लेने लगती हैं। एक ऐसा ही एक विषय है जो हमारे राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चर्चा का विषय है और वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। इसको एक ज्योतिष या एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि सन 2022 का जो साल है वो राहु और शुक्र से जुड़ा हुआ साल रहने वाला है। तो निश्चित मान के चलिए कि राहु का और शुक्र का प्रभाव हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, आर्थिक पृष्ठभूमि पर, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और विशेष रूप से जो प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं हैं उनके लिए समर्थन देने वाला समय साबित होने वाला है। और उसका लक्षण आप देख ही रहे हैं कि जनवरी के प्रथम माह से ही या उससे पूर्व से ही जिस प्रकार से महामारी अपना विकराल रूप या कह लीजिए कि पीक अवस्था में वो देखने को मिल रही है। तो ये सब बातें इंगित करती हैं कि प्रकृति भी परिवर्तन चाहती है तो वहीं राजनीति भी अपने परिवर्तन के दौर में आने की स्थिति में आ चुकी है। चिंता, चिंतन, मंथन ये सब विषय वो हैं जो एक प्रबुद्ध वर्ग या विद्वान या विद्वत जनों के माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि चर्चा का केंद्र बिंदु बहुत दिनों से ही रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है क्या वो वापस आएगी या दूसरी कोई सरकार बनने वाली है या कोई मिलीजुली सरकार हमारे सम्मुख देखने को मिलेगी। इस प्रकार के कई प्रकार की किंवदंतियां बाजार में बहुत तेज़ी से गर्माहट या गर्मजोशी के साथ हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। और ज्योतिष हर किसी घटना के घटित होने से पूर्व या उसके घटित होने के बाद एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की स्थिति में होता है। जहाँ तक सवाल है मेरा, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है उसमें क्या बीजेपी की सरकार वापस दोहराएगी या सपा इस धुरी में अपनी किसी भी प्रकार की अवस्था को वापस से लौटाने में सफल हो पाएगी। और तीसरा एक बिंदु है जिसका नाम है मायावती यानी बसपा। हमारे जहन में अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से सपा, बसपा और बीजेपी और कुछ स्थानों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके कई प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियों का सामना करने वाली स्थिति देखी है। पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए और अब चूँकि 3 फरवरी से लेके और 7 मार्च तक के इस अलग अलग चरणों में घटित होने वाले चुनावों पर चर्चा की जाए तो आपको एक बात बताना मैं उचित समझता हूँ कि परिवर्तन चूँकि प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन अगर आमूलचूल हो तो चिंतन का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए विचारणीय मुद्दा भी है। और अगर परिवर्तन केवल एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से आनुपातिक रूप से होता है तो परिवर्तन तो स्वीकार्य है, परंतु अगर वो चीज़ विवाद पैदा करती है तो निश्चित रूप से वो राजनीति है।
तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे सम्मुख अभी फ़िलहाल में 3 व्यक्तियों की कुंडली उपलब्ध हो पाई है, योगी आदित्यनाथ जी की, अखिलेश जी की और बहन मायावती जी की। देखिए, ये तीनों ही एक ऐसे चेहरे हैं जिनके आसपास राजनीति और सियासी हलचल बहुत तेज़ी से प्रतिदिन दिखलाई पड़ रही है। अब ज्योतिष का ये मानना है कि जिसकी भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ होगी वही व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का जो जन्म हुआ है वो 5 जून 1972 को 11 बजे पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड में हुआ। तो उस आधार पर उनकी सिंह लगन की कुंडली बनती है और सिंह लगन की कुंडली के आधार पर उनका जो व्यक्तित्व है या उन्होंने जो अभी राजनीतिक जो सफलताएं प्राप्त की, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपके सामने है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की जो कुंडली है वो 1 जुलाई 1973 की है। दिन में 12 बजे सैफई गांव है जो कि अलीगढ़ में स्थित है, वहाँ पर जन्म हुआ है। तो उस आधार पर उनकी कन्या लग्न की कुंडली परिलक्षित होती है। वहीं दूसरी ओर मायावती जी की जो कुंडली है वो 15 जनवरी 1956 की है और कर्क लग्न की कुंडली है। अगर इन तीनों कुंडलियों का अध्ययन और अवलोकन करने के पश्चात अगर ज्योतिषीय विश्लेषण किया जाता है तो कहीं ना कहीं योगी जी की कुंडली बाकी के अन्य व्यक्तियों की कुंडली से ज़्यादा पावरफुल दिखलाई पड़ रही है। अब जहाँ तक बात है कि ज्योतिष के विश्लेषण के क्या आधार होते हैं, तो राजनीति या सत्ता पर काबिज होने के लिए सूर्य का फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बृहस्पति का भी सपोर्ट में आपके होना उतना ही आवश्यक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु को अगर आप याद नहीं करें तो आपका काम सफल नहीं हो सकता है। तो ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो राजनीति की धुरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो अगर इसको आधार बनाकर बात करें तो अखिलेश जी की जो कुंडली है उसमें सूर्य की स्थिति 10वें स्थान में है और सूर्य, शनि, चंद्रमा और केतु की युति भी वहाँ पर विराजमान है। अर्थात काल सर्पयोग तो नहीं बनता है, लेकिन पितृदोष और ग्रहण दोष इस कुंडली के अंतर्गत देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ उनका मुख्यमंत्री पद संभालना हुआ वहीं उनके परिवार में अंतर्कलह आप सभी लोगों ने देखी। और कुछ ऐसी ही अंतर्कलह जैसी स्थितियाँ वापस से सितंबर से ही दिखलाई पड़ रही हैं। वो अलग बात है कि गुपचुप वो आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ रह रहे हों, लेकिन ये जो दोष है 10वें स्थान में अखिलेश की कुंडली में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय है। और चूंकि केतु साथ बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ समस्याएं उनके सामने प्रस्तुत करने वाला है, जिससे उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उस पर कहीं कोई ना कोई कुठाराघात होने जैसी स्थिति दिखलाई पड़ रही है। हालांकि उनकी कुंडली में एक्सचेंज ऑफ हाउस यानी कि 11वें घर का मालिक 10वें स्थान में चले गया और 10वें स्थान का मालिक 11वें स्थान में चले गया, जो कि उन्हें लाभदायक स्थिति में तो लाता है। मगर जहाँ तक सवाल है राजनीति में परचम फहराने का या वापस से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी साबित करने का, तो उस पर 101% क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं योगी जी की। देखिए, योगी जी की कुंडली जो है वो सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न का जो स्वामी है वो 10वें स्थान में बैठा हुआ है। और ज्योतिष का ये मानना है कि अगर लग्न का मालिक 10वें में बैठ जाए या 10वें का मालिक लग्न में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, अपने बल से और अपनी बुद्धि और विवेक से चहुमुखी परचम फहराता है, जो कि आपके सामने देखा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि इनकी कुंडली में जो भाग्येश का मालिक और सुखेश का मालिक यानी मंगल जो है वो लाभ स्थान में बैठा है, जो कि शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये इस बात को भी इंगित कर रहा है कि जहां इनका भाग्य इनके सपोर्ट में है, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति की स्थिति उतनी सुखद नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा वर्तमान सरकार में जो निर्णय लिए गए हैं वो कई बार इनके लिए आने वाले इलेक्शन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, चाहे वो जातिगत समीकरणों की बात हो या फिर उनके द्वारा लिए गए कुछ कठोर
निर्णयों की बात हो, क्योंकि किसी भी प्रशासन या शासन के लिए कुछ निर्णय कठोरात्मक दृष्टिकोण से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति या कुछ तबका ऐसा होता है जो इस निर्णय से कई बार सहमति प्रदान नहीं करता और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो उस दृष्टि से योगी जी को भी इसमें कुछ नुकसान दिखलाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं मायावती जी की। देखिए, मायावती जी का जो अस्तित्व जिस तरीके से गायब हुआ, उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनकी जो महादशा चल रही है वो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या का कारण बनी और उस समस्या की वजह से उनका राजनीतिक अस्तित्व भी कई बार खतरे में दिखलाई पड़ा। और पिछले कुछ विगत वर्षों में भी उनके ग्रहों की शिथिलता होने की वजह से, विशेष रूप से सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से और शनि की साढ़े साथी चलना कहीं न कहीं उनके राजनीतिक अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखलाई पड़ा था। परंतु अब चूंकि सियासी हलचल जिस तरीके से बन रही है, उसमें मायावती जी तो कोई ऐसा कमाल दिखलाएंगी नहीं, मगर कोई भी चीज़ अगर उनके द्वारा अचीव की जाएगी सीटों के रूप में, उसका निश्चित रूप से खामियाजा किसको भुगतना है? योगी जी को। क्योंकि योगी जी के कुंडली में सूर्य की स्थिति का शुभ होना, बृहस्पति का सपोर्टिव होना, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऊंचाइयां तो प्रदान कर रहा है, यश सम्मान की प्रतिष्ठा भी दिला रहा है, लेकिन कुछ अंतर्द्वंद और कुछ जातिगत विद्वेष की वजह से उन्हें कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिलेगा। जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली विश्लेषण किया, जिस पर मैं इतना चर्चा करना शायद मैं नहीं समझता कि इस वीडियो पे पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो इलेक्शन 3 फरवरी से लेके 7 मार्च तक के अलग अलग चरणों में आपके सम्मुख देखने को मिलेंगे, 3 फरवरी से लेके और 19 फरवरी के दौरान जितने भी चरणों में इलेक्शन होंगे यूपी के अंदर, उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो अखिलेश को मिलने वाला है, क्योंकि अखिलेश की कुंडली में सूर्य की स्थिति उस समय पर फेवरेबल पोजीशन पे रहेगी। और 14 फरवरी के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? योगी जी को। तो ये एक सोचने और समझने वाली बात है कि 3 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में जिन जगहों पर इलेक्शन होंगे उसका फ़ायदा तो मिल रहा है योगी जी को, और 14 फरवरी से लेकर और 7 मार्च के दौरान जो भी इलेक्शन चरणों में आयोजित होंगे उसका सीधा सीधा प्रभाव मिलना है आपके योगी जी को, और थोड़ा बहुत प्रभाव मिलेगा मायावती जी को। और अगर इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, यानी 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक, तो उस समय पर जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वहाँ पर शुक्र की और राहु की प्रधानता होने की वजह से उसका कुछ आंशिक लाभ जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी को मिल जाएगा, क्योंकि लग्नेश के अंदर जो पोजीशन है शुक्र की वो लाभ स्थान में है। तो ऐसे का मतलब ये हुआ कि जब 7 मार्च यानी लगभग 1 मार्च से 7 मार्च के बीच के दौरान जो भी इलेक्शन होंगे उसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ किसको मिलना है? अखिलेश जी को। तो अगर इन सब तीनों बातों को बात करते हैं, प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि मैंने अभी कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जो स्थापना की कुंडली है, और कुंडली की स्थापना या मान लीजिए किसी भी प्रकार से जो अध्यक्षता का जो मामला है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में है, तो उनकी कुंभ राशि होने की वजह से 7.5 चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश चुनाव में नगण्य जैसी स्थिति में रहेगा। लगभग 3 से 4% मेरे दृष्टिकोण से वो कैलकुलेट किया जा रहा है। और अगर इसको प्रतिशत में देखते हैं तो 50 से और 56% जो वोट मिलेंगे वो योगी आदित्यनाथ जी को मिलेंगे, और लगभग 20 से 26% जो वोट मिलेंगे वो अखिलेश जी को मिलेंगे, और लगभग 19 से 23% का जो लाभ है वो मायावती जी को मिलने वाला है। तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा सा ये निकलता है कि ग्रहों की चाल, और 22 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन और 9 अप्रैल को राहु और केतु का राशि परिवर्तन, ये निश्चित मान के चलिए कि 22 अप्रैल के बाद में हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बहुत तेज़ी से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिस पर मैं आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। क्योंकि आने वाले और भी कई इलेक्शंस जो होंगे वो विभिन्न राज्यों में होने वाले हैं,
उन पर भी मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँगा। पर चूंकि हिंदुस्तान की राजनीति का मूल आधार उत्तर प्रदेश चुनाव रहे हैं, उत्तर प्रदेश चूंकि पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे आया करता था, और आज भी अगर हम बात करते हैं तो हमारी पाकिस्तान से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश बड़ा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो आधार है, स्तंभ जो है, वो उत्तर प्रदेश चुनाव है। और चूंकि विगत कुछ सालों में जिस प्रकार से जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर जो राजनीति की गई, उसमें कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन आया, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान काफ़ी बड़ा रहा। तो निश्चित रूप से सभी लोगों की दृष्टि, विशेष रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की जो दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा पर चुनाव पर लगी हुई है। तो अगर जब तक एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन की बात की जाती है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बहुत स्पष्ट बात बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि इस इलेक्शन में जो भी वोट कास्ट होगा, उसका नुकसान बीजेपी को दिख रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 योगी जी की चालू हो चुकी है, और शनि की 7.5 चालू होने की वजह से इनको अपने ही लिए गए निर्णयों की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए अगर हम सीटों का प्रतिशत निकालने के आधार पर बात करते हैं, तो बीजेपी के ध्वज पर योगी आदित्यनाथ जी को जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के आधार पर जो सीटें मिलने वाली हैं, वो लगभग 238 से लेके और 248 सीटों के बीच में ही सीटें प्राप्त होंगी। और दूसरी तरफ बात करते हैं अखिलेश यानी कि सपा समाजवादी पार्टी की, तो उनको लगभग 75 से लेके और 85 तक सीटें प्राप्त होने के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं। और जहाँ तक सवाल है मायावती जी का, तो मायावती जी को भी 65 से लेके 75 तक की सीटें ही प्राप्त होंगी। और अगर इनको मिलाया जाए तो सरकार तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की ही बनने के योग बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि राहु का राशि परिवर्तन करना 9 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन करना कुछ उठापटक जैसी स्थितियां पैदा करेगा। यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो समय रहने वाला है, वो उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था के लिए और देश की राजनीति के लिए काफ़ी गर्माहट माहौल वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल की स्थिति थोड़ी शुभ नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक विपदाएं और राजनीतिक उथल पुथल की वजह से कहीं ना कहीं कुछ सियासी घमासान देखने को मिल सकते हैं। परंतु सरकार निश्चित रूप से बीजेपी बनाने के लिए सम्मुख हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आगे निकल के आ रही है, लेकिन इसमें नुकसान जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कुंडली और योगी आदित्यनाथ की कुंडली को अगर जब मिला के बात करते हैं, तो राहु का और मंगल का शुभ प्रभाव नहीं होना वो उन्हें सीटों का नुकसान कर सकता है। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 जहां एक और सियासी हलचल पैदा करने में सफल होगा, वहीं सियासी उठापटक भी देखने को मिलेगी और फिर भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अब योगी आदित्यनाथ जी के जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें ऊंचाइयां तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से और कहीं ना कहीं सीटों की दृष्टि से उन्हें थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यूपी की सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर इंगित कर रही है, मगर जिस तरीके की अपेक्षाएं उनको है, राम मंदिर का निर्माण, 370 का हटना, तो जहां ये मुद्दे इनके फेवर में रहेंगे, लेकिन जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है। और बृहस्पति की जब स्थिति शुभ नहीं होती है तो सामाजिक जो पृष्ठभूमि के कुछ मूल आधार चीज़ें हैं जिन्हें हम धर्म जाति के नाम से जानते हैं, ये चीज़ें योगी जी को नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए उन्हें करीब करीब 30 से और 42 सीटों का नुकसान इस कुंडली में दिखलाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाली सरकार निश्चित रूप से योगी जी की बनने वाली है, लेकिन कुछ उठापटक और कुछ सियासी घमासान के बाद ही ये सफलता का मुंह देख पाएंगे। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।